हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं डिजाइन ऑफ कैंटिलीवर बीम। देखिए मेरा पढ़ाने का प्रोसेस था कि पहले हम क्या करते हैं, थियरी पढ़ाते हैं, फिर उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल लगाते हैं। अब शुरू से देखेंगे, हमेशा नहीं करते हैं पूरा चैप्टर खत्म कर ले उसके बाद न्यूमेरिकल लगाएं। मेरा प्रोसेस होता है कि पहले हम थियरी को ख़त्म करें, उसके बाद उससे रिलेटेड जितना न्यूमेरिकल है उसको लगा दें। जब चैप्टर का थियरी पूरा खत्म हो जाता है उसके बाद देखते हैं कि बचा क्या है, छोटा क्या है, उसके बाद हम पूरे न्यूमेरिकल को लगाते हैं। लेकिन आपके पास टाइम बचा है कम, ठीक है, क्योंकि आपके पास आ गया और सुन रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है, तो हम प्लान ये बनाए कि पहले हम पूरा कर लेते हैं, पूरा थियरी पढ़ लेते हैं, ठीक है। अभी तक जितना न्यूमेरिकल लगाए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम पूरा थियरी पढ़ लेंगे। पूरा थियरी खत्म होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे। क्योंकि यदि आपका ऑब्जेक्टिव हुआ तो पेपर में न्यूमेरिकल आएगा, जो हम पीछे का पढ़ चुके हैं, न्यूट्रल एक्सिस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, बॉन्ड, शियर, ये सब छोटे छोटे न्यूमेरिकल आने वाले हैं। अब अगर आपका ऑब्जेक्टिव नहीं, अगर आपका ऑब्जेक्टिव होता है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका डिज़ाइन ही लिखने के लिए आ जाएगा, है ना। ऐसा तो कभी होने वाला नहीं है कि आपका पूरा डिज़ाइन लिखने के लिए आ जाए। ऑब्जेक्टिव में छोटे छोटे क्वेश्चन को पूछ जाते हैं, और छोटे छोटे क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, थियरी का रहेगा। बाकी कुछ न्यूमेरिकल आते हैं तो उस न्यूमेरिकल में क्या रहेंगे, आपके छोटे छोटे न्यूमेरिकल आएंगे, जैसे कि टाउ भी, टाउ सी, या फिर बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ, उस पर सब डाटा दे देगा, बस आपको पुट करके न्यूमेरिकल लगाना रहेगा, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइएगा, इस बात को ज़रूर बताइएगा कि हम क्या पढ़ाएं। यदि आपका न्यूमेरिकल कहेंगे कि न्यूमेरिकल भी साथ साथ लगवाते चलेंगे, नहीं तो आप कहेंगे कि पहले थियरी ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद जो समय बचेगा उसमें हम न्यूमेरिकल को कवर कर लेंगे। तो आप इस वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करके बताइएगा। चलिए हम आज शुरू करेंगे। हम पिछले वीडियो में क्या बताए थे, डिज़ाइन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। आज का टॉपिक है मेरा डिज़ाइन ऑफ कैंटिलीवर बीम। इन दोनों डिज़ाइन में से कन्फर्म है एक या फिर दोनों डिज़ाइन आने वाले हैं, या तो 10 नंबर का या फिर 20 नंबर का। चलिए देखते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ क्या बना है, कैंटिलीवर बीम। हम एक लाइट बंद करते हैं, उसको बाद थोड़ा अच्छे से देख लीजिए आप लोग, ठीक है, ठीक है। आपको दिख गया होगा कैंटिलीवर बीम का, है ना। अब समझिएगा, एक क्या है टोटल यानी कैपिटल डी, एक क्या है आपका स्मॉल डी, एक क्या है स्पान यानी क्लियर स्पान, एक क्या है सेल्फ लोड। W2 क्या है आपका सेल्फ लोड। समझिए, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, बीम का कुल माप यानी ओवरऑल, क्या लिखा है आपका, ओवरऑल डायमेंशन ऑफ बीम यानी बीम का कुल माप। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एज्यूम डेप्थ ऑफ फिक्स बिंड, यानी फिक्स इंड मतलब जो बद्ध सिरा है उसकी गहराई क्या होगी, क्या हम मानेंगे स्पान बाई 4 टू स्पान बाई 6, ठीक है। क्योंकि आप याद करिए, जब हम कंट्रोल ऑफ डेप्थ बताए थे, कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन बताए थे, तो उसमें क्या था कि इसमें यानी लेंथ अपॉन डेप्थ इजकल टू 7, यानी 7 के अंदर ही रहना है। तो 4 लेके 6 में मेरा न्यूमेरिकल आ जाता है। अगला है एज्यूम डेप्थ ऑफ फ्री इंड। ए फिक्स इंड हो गया, और एक कौन सा इंड है, फ्री यानी स्वतंत्र सिरे की मानी गई गहराई कितना मान लेते हैं, 100 से 200 mm। कितना मानेंगे हम, 100 से 200 mm। फिर मानेंगे एज्यूम इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। तो डी इफेक्टिव क्या, डी एज्यूम इफेक्टिव डेप्थ से एज्यूम क्या होगा, कैपिटल डी माइनस इफेक्टिव कवर। यदि इफेक्टिव कवर नहीं दिया रहेगा 30 से 50 mm हमको मान लेना है। अगला है एज्यूम विड्थ ऑफ बीम, यानी बीम की चौड़ाई जो हम मान रहे हैं, डेप्थ ऑफ यानी डी का आधा या 2D का बाई 3rd, ठीक है। जनरली D/2 पर मेरा न्यूमेरिकल आ जाता है। हम जब सिंपली सपोर्टेड बीम का डिज़ाइन बताए थे तो ये बात बताया था आपको अच्छी तरह से, एक कोई रूल नहीं होता है, ठीक है। पहला स्टेप जो मेरा होता है डिज़ाइन ओवरऑल डायमेंशन ऑफ बीम, एक क्या होता है, ए थंब रूल होता है। इन हम मानते हैं, सब में क्या लिखें, एज्यूम। एज्यूम मतलब होता है मानना। जब हम मान कर निकालना है तो आप कुछ भी मान सकते हैं, बस कंडीशन क्या फॉलो, ए फॉलो होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है मेरा इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इनमें से जो कम हो, विच एवर इज लेसर, इनमें से जो कम हो, क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ का आधा। दूसरा है क्लियर स्पान प्लस विड्थ ऑफ सपोर्ट का आधा हो जाएगा। तीसरा हमको निकालना है लोड। तीसरा क्या निकालना है, 1 मिनट फोन आ रहा है। चलिए लोड को देखते हैं, थोड़ा फोन आ गया था। पहला लोड में यूडीएल लोड, ठीक है। यूडीएल लोड आपका दिया रहेगा, जैसे देखिए ऊपर लगा है ना आपका यूडीएल, ए तो देगा, एक कन्फर्म है। उसके बाद निकालेंगे इस बीम का कुछ ना कुछ तो भार होगा, तो बीम का भार यानी सेल्फ लोड ऑफ बीम यानी W2 कितना हो जाएगा, भार इजकल टू यानी
क्या होता है, द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन। तो आयतन क्या है, लंबाई चौड़ाई गहराई, गहराई यहाँ कुछ और है यहाँ कुछ और है, तो इसलिए गहराई का क्या ले लिए हम, एवरेज ले लिए। लंबाई चौड़ाई गहराई का एवरेज गुणे डेंसिटी ऑफ आरसीसी, कितना होता है, डेंसिटी ऑफ आरसीसी होता है 25,000 किलोग्राम, कितना होता है 25,000 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव में, ये सब क्वेश्चन आएंगे सब। ऑब्जेक्टिव में क्या क्वेश्चन आएगा चलिए हम बताएंगे लास्ट में। तो सेल्फ लोड ऑफ बीम, लंबाई चौड़ाई गहराई का एवरेज ले लिए, यहाँ गहराई कुछ और था यहाँ गहराई कुछ और था, ये हो गया आयतन गुणे घनत्व। उसके बाद मेरा आता है फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट क्या होगा समझिएगा, ये जो मेरा होगा क्या होगा, यूडीएल लोड। यूडीएल लोड के लिए बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, WL/2 होता है ना आपका कैंटिलीवर बीम के लिए, तो W1L²/2, क्योंकि W1 को क्या माने हम यूडीएल। बाकी सेल्फ लोड जो है वो सेल्फ लोड को हम कैसे निकाले हैं, W2 को पॉइंट के रूप में। सेल्फ लोड को किस लोड के रूप में निकाले हैं हम, पॉइंट लोड के रूप में। और पॉइंट लोड के रूप में बेंडिंग मोमेंट क्या होगा कैंटिलीवर का, बेंडिंग मोमेंट होता है W×L, होता है कि नहीं होता है। समझिए यही आपको कंसेप्ट समझना है, आपका डिजाइन ऑफ कैंटिलीवर में ही कंसेप्ट आपको समझना है कि W2 क्या होता है, सेल्फ लोड। सेल्फ लोड को हम कैसे निकालते हैं, पॉइंट लोड के रूप में, क्योंकि जब लंबाई का टोटल मान रख देंगे तो आ जाएगा पॉइंट लोड के रूप में। जैसे पॉइंट लोड के रूप में निकालेंगे तो बेंडिंग मोमेंट कैसे निकलता है पॉइंट लोड का, यानी जब आपका कैंटिलीवर पे पॉइंट लोड लगा हो तो बेंडिंग मोमेंट होता है WL, और जब कैंटिलीवर पे यूडीएल लगता है तो बेंडिंग मोमेंट होता है WL²/2। ठीक है, तो यूडीएल तो आपका यूडीएल है तो WL²/2 लिख दिए, लेकिन सेल्फ लोड को निकालते हैं पॉइंट लोड के रूप में, इसलिए इसका होता है W×x बार। अब आप कहेंगे कि W×L होना चाहिए, लेकिन हम क्या लिख रहे हैं, W×x बार। अब x बार का कंसेप्ट समझिएगा, x बार यानी x बार फिक्स सिरा से वह दूरी है जहाँ तक उसका पॉइंट लोड कार्य कर रहा है। कहने का मतलब है इस पूरे ऑब्जेक्ट का पॉइंट लोड कहाँ कार्य करेगा, समझिए हो सकता है वहाँ लाइट ज़्यादा उतना दिख रहा हो। ये हो गया आपका बीम, ठीक है, ये हो गया आपका बीम, ठीक है। अब समझिए कुछ समझिए आप, जब आपका बीम इस तरह रहता है, यहाँ लोड लग गया W, इसका टोटल दूरी होता है L, तो बेंडिंग मोमेंट क्या लिखते हैं इसका, W×L, है ना। लेकिन यही आपका लोड यहाँ लग जाए, क्या है W, अब बीच की दूरी क्या हो जाएगा L2, तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा इसका W×L2, उधर का दूरी नहीं जाएगा हमारा, ठीक है। जहाँ लोड कार्य करेगा उसके यानी यहाँ लोड कार्य कर रहा है उसके इधर की दूरी, तो यही काम इसमें होता है। इसका यानी जो टोटल लोड होता है वो कहाँ काम करेगा, इसके गुरुत्व केंद्र पे। कोई भी काम वर्क यानी कोई भी काम उसके गुरुत्व केंद्र पे होगा, यानी इसका टोटल का लोड कहाँ कार्य करेगा, उसके गुरुत्व केंद्र पे। और गुरुत्व केंद्र की कहाँ से, यहाँ से x बार दूरी पे। W2 कहाँ कार्य करेगा, W2 यानी आपका सेल्फ लोड, सेल्फ लोड किनारे से x बार दूरी पे। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, देखिए W2×x, लेकिन x बार कितना होता है, x बार जो पढ़े होंगे ज्यामिति तो उसको पता होगा। x बार क्या होता है, इस फार्मूले से निकालेंगे, d यानी इधर का प्लस 2d अपान d प्लस d इंटू L/3। इसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है कि ज़्यादा फार्मूले निकालने का, ठीक है। इसको बाद हम निकालेंगे जब आगे पढ़ेंगे तो d प्लस 2d अपान d प्लस d गुणे L/3, यानी एक क्या है, गुरुत्व केंद्र की दूरी किसकी, सिंपली कैंटिलीवर बीम की। किसका हो जाएगा आपका, कैंटिलीवर बीम का। चलिए शुरू देखते हैं। यानी उसके बाद फैक्टर्ड बनाने के लिए 1.5 से क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। अब क्या होगा, पांचवा स्टेप क्या होगा, इक्वेट बैलेंस MD विथ लिमिटिंग मूवमेंट और रेजिस्टेंस। इक्वेट बैलेंस मतलब हमको संतुलन में बना रहे हैं फैक्टर्ड मूवमेंट को, फैक्टर्ड बेंडिंग मूवमेंट को किसके साथ, लिमिटिंग मूवमेंट और रेजिस्टेंस। यानी MD को हम इक्वल कर रहे हैं किसके, MU लिमिट के, क्योंकि जितना बेंडिंग मूवमेंट आएगा उतना ही तो मूवमेंट और रेजिस्टेंस देगा, तो MU लिमिट के। तो MD किसके बराबर हो जाएगा, MU लिमिट होता है RU/BD स्क्वायर। RU/BD हम देखेंगे क्या होता है, तो यहाँ से जो D निकलेगा D = M√MD अपान RU/B। तो D रिक्वायर्ड यानी उतने लोड के लिए, इतने लंबाई के कैंटिलीवर बीम पर उतने लोड के लिए मेरा गहराई कितना होना चाहिए, D का मान इतना, D रिक्वायर्ड, ठीक है। क्या होना चाहिए, D रिक्वायर्ड। अब हम यही देखेंगे कि D रिक्वायर्ड जो है, जो हम माने हैं उससे कम है, तो मेरा आंसर क्या है, सही है।
क्योंकि जितनी गहराई की हमको बीम डिजाइन करना था रिक्वायर्ड, जितनी ज़रूरत थी उससे अधिक मेरा गहरा बीम है, तो मेरा डिज़ाइन क्या सही है, और उससे कम है तो सेक्शन मस्ट बी रीडिज़ाइन, सेक्शन को पुनः डिजाइन करना पड़ेगा। तो बस यही देखना है आपको। यहाँ कुछ भी करिए, यहाँ किसी नियम, कोई भी नियम लगाइए, कोई बाउंडेशन नहीं है। बस क्या होना चाहिए, डी रिक्वायर्ड का मान कम होना चाहिए डी एज्यूम से। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया तो समझ लीजिए आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। उसके बाद करना हमको रेनफोर्समेंट निकालेंगे। रेनफोर्समेंट आप जानते हैं एएसटी, टोटल कंप्रेशन को टोटल टेंशन के बराबर रख देंगे तो आपका आ जाएगा एएसटी रिक्वायर्ड इतना। उसके बाद हम मानेंगे एक छड़ का व्यास मानेंगे 5 mm, फिर एक छड़ का क्षेत्रफल निकालेंगे π/4 d²। उसके बाद छड़ों की संख्या निकालेंगे। कुल छड़ों के क्षेत्रफल में एक छड़ के क्षेत्रफल से भाग देंगे तो आ जाएगा नंबर ऑफ बार। उसके बाद चेक इन मिनिमम रेनफोर्समेंट कर लेंगे। मिनिमम रेनफोर्समेंट का सूत्र होता है AT0.85 BD/FY। FY क्या है, इल्ड स्ट्रेस है ना। उसके बाद AT0 का मान AST रिक्वायर्ड, यानी जो हम निकाले हैं AST रिक्वायर्ड वो मिनिमम रेनफोर्समेंट से कम नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं है, इससे अधिक है, मेरा क्या है ओके है। उसके बाद चेक इन शियर में आपका वही स्टेप होगा जो स्टेप आपका डिजाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट का था। ठीक है, तो ये हो जाएगा। यही आपका जो 8वां स्टेप है ये आपका लेंथी पड़ता है। ठीक है, अब स्टेप 9 क्या हो जाएगा, चेक इन डेवलपमेंट लेंथ। सबको पता है LD का मान 1.3 m1/VU प्लस L0 से कम होना चाहिए। M1 क्या होता है, MRT होता है। L0 का होता है एनकरेज लेंथ होता है। एनकरेज लेंथ मतलब स्थिर लंबाई। L0 का मान 12 फाई और स्मॉल डी में से जो अधिक होता है उसी को लेते हैं। अब LD क्या होता है, डेवलपमेंट लेंथ होता है, कितना होता है 0.87 FY 5/4 टाउ BD। टाउ BD क्या है आपका बॉन्ड स्ट्रेस, जो हम कहाँ से लेते हैं, सारणी से। VU क्या है, फैक्टर्ड शियर फोर्स। स्टेप 10 में क्या होगा आपका एंकर लेंथ, एंकर बार होगा, है ना, यानी लटकन छड़े। स्टेप 11 में कटलमेंट बार क्या होता है, हम देखेंगे जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो कटलमेंट बार क्या होता है। फिर बारे में हमको क्या बना देना है, इसी तरह स्केच बना के उसमें हम क्या लगा देंगे, रेनफोर्समेंट लगा देंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हम स्टील यानी डिजाइन ऑफ कैंटिलीवर बीम का हम डिजाइन कैसे करेंगे। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछे हैं कि आप चाहते क्या हैं कि थियरी बताएं उसके साथ न्यूमेरिकल लगाएं, तो टाइम कम बचा, हो सकता है आपका कोर्स कंप्लीट ना हो पाए, या फिर पूरा हम थियरी को ख़त्म कर दे रहे हैं अच्छे से, उसके बाद हम क्या बताएंगे, आपका न्यूमेरिकल बताएंगे। क्योंकि थियरी ज़्यादा बचा नहीं है, जो मेन थियरी का जो मटेरियल होता है वो हम शुरू में ही पढ़ चुके हैं। बस 2 चैप्टर और थियरी है जो हम डिज़ाइन के बाद बताएंगे। तो कमेंट करिएगा इसके बारे में आप। तो आज के लिए बस इतना ही।